गुड मॉर्निंग ऑल। आज मेरा जो लेक्चर है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे। अब अगर हम एक नॉर्मल बात करें कि पार्टनरशिप से हुई या पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, तो पार्टनरशिप होता है बेसिकली जब दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं कि वो एक फर्म बनाएंगे, एक बिजनेस कैरी ऑन करेंगे और उस बिजनेस के लिए फर्दर प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों शेयर करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ऐसे रिलेशनशिप में एंटर होते हैं उन्हें बोला जाता है पार्टनर। अब अगर हम बात करें पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स की, हमने इससे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस किया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, पार्टनरशिप एक्ट में भी काफी हद तक वही रूल्स फॉलो होते हैं, लेकिन कुछ इसके एक्स्ट्रा जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इसमें लोग अगर बैंकिंग बिजनेस में जा रहे हैं तो मैक्सिमम लिमिट 10 रहेगी, अगर बैंकिंग से दूसरे बिजनेस की पार्टनरशिप हो रही है तो 20 रहेगी। पार्टनरशिप जो होता है वो एग्रीमेंट होना चाहिए, या तो आपका एग्रीमेंट जो है वो आप ओरल भी कर सकते हो, रिटन भी कर सकते हो, मतलब इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। और इसमें पार्टनरशिप में ऑब्वियसली आप जो पार्टनरशिप कर रहे हो वो किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए कर रहे हो, ट्रेड ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन के लिए कर रहे हो। इसमें आप सिर्फ प्रॉफिट्स शेयर नहीं करेंगे, इसमें आप प्रॉफिट्स के साथ साथ लॉसेस को भी शेयर करते हो। और बिजनेस जो है, जितने पार्टनर्स एंटर हो रहे हैं वो सब उसमें एज एक्टिव या स्लीपिंग पार्टनर्स की तरह एक्ट करेंगे। ये एक्टिव या स्लीपिंग पार्टनर्स जो है, ये आगे हम पार्टनर्स की टाइप्स में डिस्कस करेंगे। अब पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए हमारे पास मेथड्स जो है कि पार्टनरशिप बिजनेस क्रिएट कैसे किया जाएगा, उसमें अलग अलग मेथड्स हैं। पहला है बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। जैसे मैंने अभी बताया, आपका एग्रीमेंट या तो लिखित में होगा या फिर मौखिक होगा। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमेशा रिटन में चीजों को डिफाइन किया जाए। जो रिटन में जब आप एग्रीमेंट करते हो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, और जब रिटन में एग्रीमेंट कोई नहीं होता तो वो पार्टनरशिप डीड मतलब आपकी बनी ही नहीं। तो उस केस में काफी क्लॉजेस जो है वो अलग से चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट का जो एसेंस है वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है। इसकी जो डीड जो बनाई गई होती है उसमें आप उस डीड को प्रॉपर स्टैम्प करवाओगे एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट। फॉर्म जो है वो आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है, और एक जो डीड की कॉपी है आप अपने रजिस्ट्रार के पास भी फाइल करते हो। पार्टनरशिप डीड में जब आप एक एग्रीमेंट साइन करते हो अलग अलग पार्टनर्स इसमें में, ये उसमें क्या क्या चीजें मेंशन्ड होती हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप डीड में ज्यादातर जो रहती हैं चीजें कि आपका फर्म का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, किस तरह का बिजनेस आपने करना है, एड्रेस पार्टनर्स के क्या है, नाम क्या है पार्टनर्स के, आपका बिजनेस पार्टनरशिप कब शुरू होगी कब खत्म होगी, कैपिटल क्या है, कितना कंट्रीब्यूशन आप करोगे, प्रॉफिट और लॉसेस का क्या रेशियो रहेगा जिसमें आप शेयर करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आपके क्या रूल्स रहने वाले हैं, आपका कम से कम होना इसमें तो ऐसे कहेंगे और ये है एक ना सब प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। अपना माइक ऑफ कर लीजिए सब। आपके मेथड्स क्या रहेंगे, आप किस तरह से अकाउंट्स अपने रखोगे, करंट अकाउंट्स बनाओगे, कैपिटल अकाउंट्स बनाओगे, आपका ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स, ड्यूटीज क्या रहेंगी सारे पार्टनर्स की, रूल्स क्या क्या फॉलो किए जाएंगे एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में। पार्टनर जो है उसकी बेसिकली एक वो रहती है कि जो पार्टनर होगा वो पूरा बिजनेस, जब तक पार्टनरशिप फर्म आपकी चलेगी तब तक वो बिजनेस कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। कौन सा पार्टनर, पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व कैसे की जाएगी, आप बीच में कोर्ट को इन्वॉल्व करोगे नहीं करोगे, अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो तब कोर्ट को इन्वॉल्व किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। अब पार्टनरशिप जो है वो बहुत अलग अलग तरह की हो सकती है। पहला पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब आपके अपने खुद के सहूलियत के हिसाब से। इसमें आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, आपको कुछ डिफाइन नहीं करना कि पार्टनरशिप कितनी ड्यूरेशन की होगी, कितनी किस लिए की जाएगी। अगर पार्टनर कोई सीधा एक कोई भी पार्टनर चाहे कि मुझे अब डिसॉल्व करना है, वो लिखित में दे दे और आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है जो किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए आपने
पार्टनरशिप बिजनेस ओपन किया है, जिसको हम वेंचर भी बोल सकते हैं, कि कोई एक पर्टिकुलर आपका उद्देश्य है पार्टनरशिप करने का, जैसे ही आपका वो उद्देश्य फुलफिल हो जाएगा, आपकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। एक आपकी पार्टनरशिप आती है फिक्स्ड टर्म के लिए, मतलब उसका आपका ड्यूरेशन फिक्स्ड रहेगा। जैसे ही वो टर्म एक्सपायर होगा, सपोज 5 साल के लिए आपने कोई फर्म खोली है, 10 साल के लिए खोली है, तो वो ड्यूरेशन के हिसाब से चलेगी। जैसे ही वो पार्टनरशिप आपका टर्म एक्सपायर होगा, आपकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इसी तरह से शुरू में मैंने बात की थी काइंड्स ऑफ पार्टनर्स के लिए, एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर्स की। पहला पार्टनर होता है हमारा एक्चुअल या एक्टिव पार्टनर। एक्चुअल या एक्टिव पार्टनर होता है जो आपके बिजनेस में हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा, हर तरह के काम देखेगा, हर मतलब बिजनेस की एक छोटी से छोटी एक्टिविटी लेके एक बड़े से बड़े डिसीजन में वो अपनी सहभागिता दिखाएगा। और स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर होता है जो सिर्फ पैसा दे देगा बिजनेस चलाने के लिए, कि पार्टनरशिप फॉर्म एक बन रही है, उसने कैपिटल तो लगा दी है, उसमें वो प्रॉफिट्स में भी हिस्सा लेगा और लॉसेस में भी भागीदारी देगा, लेकिन वो आपके बिजनेस में किसी भी रूटीन डिसीजन में, बड़े डिसीजन में, कहीं पे भी वो किसी भी तरह की पार्टिसिपेशन नहीं देगा, मतलब डिसीजन मेकिंग में उसकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल जीरो रहेगी। और ऐसा पार्टनर जो होता है, अगर उसको कभी रिटायरमेंट लेना हो, फर्म से हटना हो, तो भी उसको किसी नोटिस की कोई जरूरत ही नहीं होती। और जो बाहरी दुनिया होगी, जो आउटसाइड वर्ल्ड होगा, उसमें हो सकता है इस पार्टनर को ज्यादा लोग जाने भी ना, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एक होते हैं नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर्स और एक हमारे एक्टिव पार्टनर्स, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नॉमिनल पार्टनर्स होता है उनका मेन पार्ट जो इंटरेस्ट है बिजनेस में नहीं रहता है, वो कोई कंट्रीब्यूट कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी नहीं देंगे, वो सिर्फ अपना नाम देते हैं कि मेरा नाम है। जैसे कई लोगों का नाम गुडविल जैसे हम बोले, अगर कई लोगों का नाम बहुत चल रहा होता है मार्केट में, तो वो अपना नाम दे देंगे आपके बिजनेस को। वो किसी तरह का कोई शेयर भी नहीं लेंगे प्रॉफिट्स में। उनका जो बेसिकली मेन पर्पस रहेगा, वो सिर्फ ये रहेगा कि उन्होंने अपना नाम आपके बिजनेस को दे दिया। और लेकिन थर्ड पार्टीज के लिए जितनी भी लायबिलिटीज एक पार्टनर की बनती है, वो सारी लायबिलिटीज में उसको उसकी भागीदारी रहेगी। एक पार्टनर होता है जो सिर्फ प्रॉफिट्स में शेयर देगा, शेयर लेगा, मतलब वो लॉसेस में बिल्कुल कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसका मैनेजमेंट से भी कोई रोल नहीं होगा, लेकिन उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। लायबिलिटी मींस कि जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगी, तो जब एसेट्स को डिसओन करने की बात आएगी, लायबिलिटीज पे करने की बात आएगी, उस समय उसको पूरा एक्टिवली रोल प्ले करना होगा। फिर आ जाते हैं कुछ सब पार्टनर्स। सब पार्टनर्स बहुत ज्यादा एक्टिवली बिजनेस में नहीं रहते। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्टनर होते हैं जो होते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल या होल्डिंग आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बेसिकली होते हैं, इसको मैं जरा एक एग्जांपल से क्लियर करूंगी। जैसे दो लोग पार्टनर्स हैं, ए और बी। अब ए और बी आपस में बात कर रहे हैं कि सी खड़ा है हमारे सामने, तो सी, वो ए और बी बोल रहे हैं कि हाँ हम दोनों तो पार्टनर है ही हैं, हम ऐसा करते हैं। सी को बोलते हैं कि तू हमारी पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दे, तो तू भी पार्टनर बन जाएगा। सी इस चीज के लिए ना ही सहमति दे रहा है, मतलब ना ही उसने अपना कंसेंट दिया और ना ही सी ने मना किया। और वहां पे डी भी प्रेजेंट है, तो डी एज अ विटनेस हो जाएगा। और सी जो है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने मना नहीं किया, जब ए और बी ने ये डिस्कस किया और डी की प्रेजेंस में डिस्कस हुआ है, तो सी जो है ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा आपके फर्म का फिर पार्टनर, बाय प्रोवाइडिंग लोन टू द फर्म। तो इसको बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग। अब आ जाती हैं पोजीशंस। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैसे डिस्कस किया था यूनेटिक। यूनेटिक होता है जो मानसिक रूप से सही नहीं होते हैं लोग, जिनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है जो ये डिफरेंस कर सके कि क्या सही है क्या गलत है, डिसीजंस नहीं ले सकते हैं जो, तो उनको हम पार्टनर नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से एलियन एनिमी, इसमें कोई कहना गलत नहीं होगा, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं दोनों कंट्रीज के। तो इंडिया और पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के दूसरी एलियन जो हमारी कंट्रीज हैं, जो एनिमी कंट्रीज हैं, आप उन कंट्रीज से किसी भी व्यक्ति को एज पार्टनर नहीं रख सकते हो। एलियन फ्रेंड्स, जिन कंट्रीज के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे रिलेशंस हैं बॉर्डर्स पर, तो उन कंट्रीज के किसी भी पर्सन को आप अपनी फर्म में पार्टनर बना सकते हो। वुमेन, बहुत बार ये क्वेश्चन उठता है कि फीमेल्स को पार्टनर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। फीमेल्स चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, दे कैन बिकम अ पार्टनर।
इंसॉल्वेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मोस्ट लाइकली ये बहुत एक कॉमन वर्ड है। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकल जाना, जब आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपनी किसी भी तरह की कोई लायबिलिटीज को पे कर सको, तो इंसॉल्वेंट को आप कभी भी पार्टनर नहीं बनाओगे। और इसमें पर्टिकुलरली अगर कोर्ट ने आपको डिक्लेयर कर दिया है कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट है, उस दिन के बाद से तो वो किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में, पार्टनर में नहीं एंटर होगा। अब हम शुरू से बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप फॉर्म की। अब फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रजिस्ट्रेशन जो है अंडर सेक्शन 59 करवाया जाता है। जब रजिस्ट्रार को लगे कि सारी चीजें कंपाइल हो चुकी हैं, सारी चीजें कंप्लाई कर ली गई हैं, तो वो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा एक रजिस्टर में। जस्ट रजिस्टर को बोला जाता है रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स, और उसमें वो स्टेटमेंट फाइल कर देगा और फाइनली फॉर्म को रजिस्टर कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के कुछ कॉमन से स्टेप्स हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं। आपको एक स्टेटमेंट देना है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है। आप उसमें सारे पार्टनर्स जो है वो उसको वेरीफाई करेंगे, साइन करेंगे। आप स्टेटमेंट फाइल करोगे, जो एक नॉमिनल फीस है वो आप पे करोगे, और सर्टिफिकेट ले लोगे रजिस्ट्रार से, जिसमें आपकी फॉर्म रजिस्टर हो जाएगी। अब इसके बाद हो सकता है कुछ लोग ना रजिस्टर करवाना चाहे पार्टनरशिप को, ऐसा भी पॉसिबल है। तो उस नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या इफेक्ट्स हैं अंडर सेक्शन 69। अगर हम नॉन रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो आपको अगर किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट, फॉर्म के अगेंस्ट या को पार्टनर के अगेंस्ट अगर आपको कोर्ट में जाना है, या कोई भी ऐसी घटना घट जाती है कि आपको लगता है कि अब मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, तो उसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ अपनी फर्म का, तो आप कोर्ट के अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते हो, ना ही अपने को पार्टनर के अगेंस्ट, ना ही थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट। जितनी थर्ड पार्टीज होती है उनके अगेंस्ट भी आप कोई भी सूट नहीं फाइल कर सकते हो। और कोई भी क्लेम अगर आपको सेट ऑफ करना है, वो क्लेम्स भी आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे अगर आपने अपनी फर्म को रजिस्टर नहीं किया है। पार्टनरशिप में हमारा यूजुअली जो पार्टनरशिप एक्ट है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट चलता है, लेकिन रिसेंटली 2008 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट भी फोर्स में आया था। ये बेसिकली इफेक्ट में आया 31 मार्च 2009 से। इस एक्ट को ऑपरेशन में लाने का मेन जो पर्पस था, उद्देश्य था, कि जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब कि अगर कल को लायबिलिटीज को सेटल करना पड़ेगा, आपकी जितनी सपोज पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रही है, बंद करने के लिए आपकी जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, आपके क्रेडिटर्स को पे करना है, अगर आपके बिजनेस से पे नहीं होंगे तो आपकी पर्सनल लायबिलिटी पर भी बात आ जाएगी, आपके पर्सनल एसेट्स तक को आपको बेचना पड़ सकता है, तो उसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट इसीलिए लेकर आया गया जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, और किस हिसाब से लिमिटेड रहेगी, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन एग्री किया है। जैसे कि कंपनीज में होता है, कंपनीज में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज भी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। उसी तरह से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है, उसमें भी पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड ही रहेगी। जब आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंडर पार्टनरशिप फॉर्म खोलेंगे, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें मैक्सिमम लिमिट भी मेंबर्स की नहीं है। हाँ, बस इसमें एक वो है कि आप अगर चाहो तो आप दूसरे देश के लोगों को भी पार्टनर बना सकते हो, प्रोवाइडेड बस एक पार्टनर, चाहे आपके 50 पार्टनर्स हो इसमें, लेकिन एक पार्टनर आपका भारतीय होना आवश्यक है। और इसमें भी आप जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, वही हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स को रजिस्टर करेगा और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करेगा। इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है कि ये एक्ट के द्वारा ही स्टैब्लिश किया जाएगा और एक्ट के द्वारा ही इसको खत्म किया जाएगा। अपने विल पर या सिर्फ कोर्ट जाके आप इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर काफी हद तक कंपनीज एक्ट वाले नियम ही लागू किए जाते हैं। इसके बाद हम नॉर्मल एक बात करते हैं कि ड्यूटीज क्या है पार्टनर्स की। जब आपने एक पार्टनरशिप फर्म एस्टैब्लिश कर दी, तो उसमें पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज है। पार्टनर्स की नॉर्मल ड्यूटीज होती है कि आपको बिजनेस कैरी करना है, आपको फेथफुल रहना है, आपको कुछ भी अनजस्ट नहीं करनी है चीजें, आपको अकाउंट्स में आप जितने भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सारी आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अगर आपको इस चीज का ध्यान में रखना है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अगर फर्म को कोई भी लॉस हो जाता तो उसकी कवरेज आप करोगे, आप हर लॉस को इंडेमनिफाई करोगे। अगर आप
कि ये ड्यूटी नहीं है कि जो आपका एक पार्टनरशिप फॉर्म में आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आप अपने बिजनेस के साथ कंपटीशन में एक और बिजनेस शुरू कर दो। वो आपकी ड्यूटी नहीं है। आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि हम ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। फर्दर आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप अपनी ड्यूटीज को डिलीजेंटली परफॉर्म करें। आपको कोई रेम्यूनरेशन नहीं लेना है जब आप अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं। हर पार्टनर के की ये ड्यूटी बनती है कि फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ उसको बिजनेस के लिए ही यूज करे, अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज ना करे। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कंपटीशन में नहीं जाओगे अपने ही फर्म के बिजनेस के साथ। जो आपका फर्म का बिजनेस है आप उसके साथ कॉम्पीट नहीं करोगे। जहां पर हमारे कुछ दायित्व है, ड्यूटीज है, तो वहीं पर हमारे पास पार्टनर्स के पास कुछ अधिकार भी मिले हुए, राइट्स भी मिले हुए। राइट्स में पहला राइट आ जाता है कि आपका ये राइट है कि आप अपने बिजनेस के कंडक्ट में, अपने बिजनेस के डिसीजंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। आपके पास राइट है, आप अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो। आपके पास पूरा राइट होता है कि आप अपना जितना लेखा जोखा है, अकाउंट्स है, उनको इंस्पेक्ट कर सकते हो और उसकी एक कॉपी रिसीव कर सकते हो। आपके पास राइट है, अगर कहीं पे इमरजेंसी में आपको कहीं पे भी लगता है कि आपको अपनी फर्म को प्रोटेक्ट करना है लॉस के थ्रू, कि आपको लग रहा है सामने वाला जिसके साथ हम बिजनेस करने जा रहे हैं वो व्यक्ति सही नहीं है, तो आपके पास राइट है कि आप उसमें आप दूसरे पार्टनर को इंडेमनिफाई कर सकते हो कि वो आपके बिहाफ पे पेमेंट्स करे। दूसरा, आपके पास ये राइट है कि आप प्रॉफिट्स में इक्वली पार्टिसिपेट करोगे या फिर जो भी प्रपोर्शन आपने एग्री किया है रेशो का। आपके पास पूरा अधिकार है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कैपिटल आपने फर्म को दे रखी है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ले सकते हो। अगर आप एज वर्किंग पार्टनर रहते हो, मींस आप पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस तो चला ही रहे हो, लेकिन साथ साथ आप फर्म के अकाउंट्स भी बनाओगे, सब कुछ करोगे, कुछ एक्टिवली आप ऐसी चीजें करते हो जिसके लिए आप बाहर से कोई व्यक्ति अपॉइंट नहीं कर रहे हो, तो आपके पास राइट है कि आप उसका रेम्यूनरेशन ले सकते हो। इसके बाद इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें सारे पार्टनर्स का, जितने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन सबका कंसेंट जरूरी है। हम किसी भी पार्टनर को एक या दो पार्टनर्स के कंसेंट से इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर आपने नए पार्टनर को एडमिट करना है तो जिस भी पार्टनर को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो सारे पार्टनर्स का कंसेंट आपको मिलना चाहिए। अगर सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं है तो आप उसको इंट्रोड्यूस, नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर एक पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है, फर्म से हटना चाहता है, तो उसमें भी सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होगा। ये कंसेंट आपको एक्सप्रेस एग्रीमेंट भी हो सकता है या फिर जहां पर पार्टनरशिप एक्ट विल है, हमने शुरू में डिस्कस किया था, आप चाहो तो आप एक लिखित में नोटिस भी दे सकते हो। आप रिटर्न में नोटिस दे दीजिए वहां से आप कि आपकी इंटेंशन इस समय ये है कि आप अपना रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, आप फर्दर बिजनेस में कंटिन्यू नहीं करेंगे। फर्दर जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसकी फिर लाइबिलिटीज जो है वो अपनी पूरी लाइबिलिटीज उसकी रिटायरमेंट से पहले जितनी भी लाइबिलिटीज बनती हैं वो अपनी लाइबिलिटीज को सब सेटल ऑफ करके फिर रिटायरमेंट लेगा। ये वैसे यूजुअली जो ये चीजें हैं ये जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ आती है कि एडमिशन के टाइम पे भी दोबारा से अकाउंट्स बनते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे भी। जैसे सपोज एक फर्म है उसमें 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड। जेड रिटायर हो गया तो एक्स और वाई नई पार्टनरशिप, उनकी डीड भी नहीं बनेगी, उनके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी, क्योंकि जेड का पोर्शन अब एक्स और वाई के पास आएगा। तो वो सारी चीजें हैं। उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स रिवाइज होते हैं। वो सब फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, उसको मैं थोड़ा कवर नहीं करूंगी क्योंकि मेरा पर्पस उस समय सिर्फ लॉ रिलेटेड कवर करना है। फिर जब रिटायरमेंट होती है एक पार्टनर की फर्म से तो बाकी जो पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे एज पार्टनर्स ऑफ द फर्म। वो जो भी नोटिस हैं, जो कुछ भी आपको देना है वो सब आप रिटायर्ड पार्टनर को नोटिस भी दोगे, और प्लस जितना भी रिटायर्ड पार्टनर का उसको कुछ मिलेगा भी फर्म से क्योंकि उसने इतने साल उस बिजनेस को दिए हैं। तो बेसिकली एक पार्टनर रिटायर हो सकता है बाय एक्सप्रेसिंग, बाय इन मतलब गिविंग इन रिटर्न, और बाय हिज ओन विल, बाय पार्टनरशिप एट विल। फिर आ जाता है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। कई बार क्या होता है हमें पार्टनरशिप इसलिए भी रिवाइज करनी पड़ जाती है क्योंकि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। हमने अपने लेक्चर के शुरू में ही बोला था कि अगर कोई भी पार्टनर, कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उससे आप पार्टनर नहीं बना सकते हो उस दिन से जिस दिन उसको
इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया कोर्ट के द्वारा। तो जहां पर भी एक पार्टनर किसी भी फर्म में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, उस दिन से ही, जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उस दिन से ही वो पार्टनर उस फर्म का हिस्सा नहीं रहेगा। यहाँ पे हम पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनरशिप खत्म नहीं होगी, लेकिन उस पर्टिकुलर पार्टनर का उस फर्म में हिस्सेदारी और दायित्व सब उसी दिन से खत्म हो जाएंगे। आ जाता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि आपने अपनी पार्टनरशिप को ही डिसॉल्व कर दिया, आपकी जो फर्म है वो ही खत्म हो गई। तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसकंटिन्यूएशन, कि आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया। तो पार्टनरशिप एक्ट में डिसोल्यूशन या तो पार्टनरशिप का होता है या फर्म का होता है। जैसे अभी हमने बात की, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, ये मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 3 पार्टनर्स है एक्स वाई जेड, उसमें से सपोज कीजिए एक्स रिटायर हो गया। जब एक्स रिटायर हो गया तो जो पुरानी पार्टनरशिप थी एक्स वाई और जेड के बीच में, वो डिसॉल्व हो गई, वो खत्म हो गई। अब एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट उभर के आएगा, वो होगा सिर्फ वाई और जेड में, तो उसको हम बोलेंगे नई पार्टनरशिप। तो उसको हम रिकंस्टिट्यूटेड फर्म बोलते हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप खत्म हुई है, फर्म नहीं खत्म हुई, फर्म चल रही है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है जहां पर सारे पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था वो खत्म हो गया, और उस केस में जो बिजनेस चल रहा था वो बिजनेस ही क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, वो बिजनेस ही खत्म हो गया। तो बेसिकली पार्टनरशिप और फर्म के डिसोल्यूशन में डिफरेंस ये है, जब पार्टनरशिप खत्म होती है तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई, नई शुरू हो गई, उसमें फर्म का बिजनेस एज इट इज चलता रहता है, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो उसमें पुरानी पार्टनरशिप तो खत्म होती ही है, लेकिन उसमें कोई नई पार्टनरशिप नहीं उभर के आ रही है, इसमें वो खत्म ही हो जाता है, नया नाम कुछ नहीं होता। इसमें फर्म के बिजनेस ऑपरेशंस सब खत्म हो जाएंगे, आप लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दोगे, आपके एसेट्स सारे बेच दिए जाएंगे, तो ये पूरी फर्म ही खत्म हो गई यहाँ पे। अब ये जो हम फर्म खत्म होने की बात कर रहे हैं, इसके भी अलग अलग मेथड्स हैं पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के, मतलब फर्म डिसॉल्व करने के। बाय एग्रीमेंट हो सकता है, कई बार ऐसा लगता है आपको कि हमें फर्दर इस फॉर्म को कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप एक एग्रीमेंट पास करोगे जिसमें सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना चाहिए, और वो आप अपना पर्टिकुलर फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपने एक एग्रीमेंट बना दिया। एक आ जाता है बाय कंसेंट, ये कंसेंट एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस कई बार आ जाते हैं कि हो सकता है आपकी फर्म लॉसेस में चल रही हो, तो सब अपना एक कंसेंट दे दें कि नहीं, हमें अपनी फर्म को अब अपना डिसॉल्व करना है। या फिर जब हमने शुरू में डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, जब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होगी, 5 साल है, 10 साल है, जब वो टाइम पीरियड खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। फिर आ जाता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन वहां पर आता है जहां पर कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये बेसिकली तब होता है जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स इनसॉल्वेंट हो जाएंगे। सपोज एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 पार्टनर्स में से 2 इंसॉल्वेंट हो गए, तो एक अकेला पार्टनर बिजनेस को नहीं चला सकता, क्योंकि पार्टनरशिप चलाने के लिए नियम ही यही है, मिनिमम 2 पार्टनर्स का होना। तो उस केस में फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी, बिजनेस खत्म करना पड़ेगा। दूसरा आ जाता है बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने बिजनेस का जो आपका पर्पस है वो ही लॉफुल नहीं रहा, आप पहले जिस उद्देश्य से पार्टनरशिप फर्म आपने चलानी शुरू की थी, अब आपका बिजनेस जो है वो अनलॉफुल, पर्पस जो है वो अनलॉफुल हो गया, तो वहां पर भी आपको पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व करनी पड़ेगी। एक हो जाता है कंटिंजेंट डिसोल्यूशन। कंटिंजेंट डिसोल्यूशन होता है जहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने नहीं किया हुआ है, तब आपकी फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग सिचुएशंस। वो सिचुएशंस जैसे हमने डिस्कस किया, आपकी फर्म एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए थी तो आपकी डिसॉल्व हो गई। आपकी फर्म जो है पर्टिकुलर हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। किसी पार्टनर की डेथ हो गई तब भी आप डिसॉल्व कर सकते हो, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है इंसॉल्वेंट। एक होता है बाय नोटिस। कई बार पार्टनर्स नहीं करना चाहते हैं फर्म को कंटिन्यू, तो उन्होंने नोटिस दे दिया सीधा कि आप अपनी फर्म को डिसॉल्व करेंगे। एक आ जाता है बाय कोर्ट। बाय कोर्ट अगर आपके पार्टनर्स सपोज, क्योंकि जरूरी नहीं है जब पार्टनरशिप फर्म आपने स्टार्ट की हो उस समय हो सकता है आपके सारे पार्टनर्स
साउंड माइंड के हो। उसके बाद हो सकता है किसी पार्टनर का एक्सीडेंट हो जाए, अब दो ही पार्टनर्स थे, एक का एक्सीडेंट हो गया, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उस केस में वो डिसीजंस नहीं ले पाएगा, तो ऑटोमेटिकली कोर्ट उसमें इन्वॉल्व होगा और आपकी फर्म को डिसॉल्व करेगा। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप जस्ट और इक्विटेबल बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपका बिजनेस जो है वो लॉसेस में ही जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके बिजनेस में इलीगल ऑब्जेक्टिव्स आप लेकर आ रहे हो, तो वहां पर कोर्ट ऑटोमेटिकली आपकी फर्म को डिसॉल्व करने का एक ऑर्डर पास कर देता है, जिसके लिए सभी पार्टनर्स को मानना उसको बाध्य है। डिसोल्यूशन के consequences या आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली डिसॉल्व होने के बाद पार्टनर्स जो हैं वो फिर भी लायबल रहते हैं थर्ड पार्टी के लिए, जब तक कि एक पब्लिक नोटिस बंद करने से फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। एक पब्लिक नोटिस निकाला जाता है कि ये पार्टनरशिप बिजनेस अब खत्म कर दिया गया है और फर्म डिसॉल्व हो। पार्टनर्स के राइट्स क्या रहेंगे डिसोल्यूशन के बाद भी? सेक्शन 46 ये कहता है कि हर पार्टनर का दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट एक जो है पर्टिकुलर राइट है। वो राइट क्या है कि आपके जो फर्म की प्रॉपर्टी है, आप फर्म की प्रॉपर्टी में से सारे डेब्ट्स और लायबिलिटीज को पे करोगे, अगर उसके बाद कुछ भी पैसा बचता है तो उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और अगर कोई सरप्लस नहीं बचता है तो जितना भी पैसा एक्स्ट्रा बियर करना पड़ेगा वो भी पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। किसी एक पार्टनर पर अकेले वो सारा लॉस या जो सारा डेफिशिएंसी है वो उसको बियर नहीं करनी है। बेसिकली अगर हम बात करें आज के पूरे लेक्चर में, इसमें हमने जो डिस्कस किया वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को डिस्कस किया, साथ ही हमने इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को डिस्कस किया। वो उसमें मैंने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं किया, उसका सिर्फ एक ओवरव्यू दिया, क्योंकि वो एक अलग से अलग टॉपिक बनता है जिसके ऊपर लेक्चर होना चाहिए, तो उसको हम अपने अगले लेक्चर में कंसिडर करेंगे डिटेल में। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932, उसमें पार्टनर्स के क्या राइट्स होने चाहिए, क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, कितने तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म कैसे बनेगी, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कैसे होगी, क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या दायित्व होंगे, ये सारी चीजें हमने आज के टॉपिक में डिस्कस की। थैंक यू।